हेलो बच्चों, आज हम लोग 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स को पूरा रिवाइज करेंगे। अच्छे से कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे पूरी बात आपको समझ में आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स और चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। और वीडियो पसंद आए तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई बच्चों को रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका उनको अगर पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ाई काफी आसान हो सकती है। तो यहां पर बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप बेटा। यहां पर देखिए स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ जो दिखाई पड़ रही है वो दिख जाएगी। इसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी पीडीएफ को आप ले लीजिए। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वेव फ्रंट्स क्या होता है? सबसे पहली बात देखिए, वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ये क्या है? कि किसी भी मीडियम में जो जो पार्टिकल्स सेम फेज में हो उनका जो लोकस होता है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट्स। द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑक्सिलेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी कि किसी भी मीडियम में या मीडियम नहीं भी है तो जो पार्टिकल्स सेम फेज में ऑक्सिलेट कर रहे हैं उनका लोकस ले लेंगे आप तो वो वेव फ्रंट कहलाएगा। जैसे कि ये वेव बनाई है मैंने, इसका क्रेस्ट टॉप वाला पार्ट और ये एक वेव फ्रंट है और जितने भी क्रेस्ट वाले होंगे सबको मिला दीजिएगा तो वेव फ्रंट बन जाएगा। इसी तरीके से ट्रफ वाले पार्ट को सारों को मिला देंगे तो ये आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। दिस इज द वेव फ्रंट। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स। तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट देखिए कैसा है कि यहां पर अगर आप कोई पॉइंट सोर्स लेते हैं, मैं येलो कलर को थोड़ा चेंज करता हूं जिससे आपको दिखाई पड़े शायद। यहां बात करते हैं, ये मान लीजिए सोर्स है जो पॉइंट सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट निकलता है ये स्फेरिकल इन शेप होता है। इसको आप सर्किल मत समझिएगा, फुटबॉल समझिएगा, है ना। और अगर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करें तो ये लीनियर स्लिट जिसे बोलते हैं। मोटे तौर पे आप ट्यूबलाइट समझ लीजिए, ट्यूबलाइट तो नहीं होती लेकिन लीनियर सोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए। तो ये जो वेव फ्रंट बनता है ये देखिए सिलिंड्रिकल है, ये सिलेंडर, उसकी एक्सेस पर लाइट सोर्स रहता है आपका। प्लेन वेव फ्रंट, इसी स्फेरिकल वाले में अगर आप कहीं पर दूर चले जाते हैं, बहुत दूर, ठीक से फिगर नहीं बनी तो इसका छोटा सा टुकड़ा आप लेते हैं तो ये प्लेनर वेव फ्रंट दिखाई पड़ने लगता है। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट की कहानी यहां पर हो गई। तो ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। रे ऑफ लाइट की बात करें तो जो रेज ऑफ लाइट होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मूव करती है 90 डायरेक्शन में। और डायरेक्शन क्या होता है? प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में उसका एरो आप बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड रे। तो रे क्या हो गया? जैसा आप समझ पाए, परपेंडिकुलर रहेगा वेव फ्रंट से, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा और उसका डायरेक्शन किधर रहेगा? प्रोपोगेशन ऑफ द वेव की डायरेक्शन में। जैसे स्फेरिकल था तो रे आप बना दीजिए, ये रे हो गई। ये हमेशा 90-90 बना रहा है और जहां वेव फ्रंट जा रही है वैसे जा रही है। इसी तरीके से ये रे हो गई, आगे बढ़ रही है और यहां से बनाएंगे तो ये 90-90 आपका एंगल बन जाएगा। इस डायरेक्शन वेव जा रही है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में काफी पूछा जाता है कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इसको आप पकड़े रहिए। आगे ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ये वेव थ्योरी का ना बिल्कुल नींव है, बेस है। ये क्या बताता है? ये देखिए मैंने लिखा है, हाइजेंस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैं यहां पे कलर फिर से बदलता हूं थोड़ा। और ये बताता है कि वेव फ्रंट जो है वो किसी मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरीके से प्रोपोगेट करती है। प्रोपोगेट करने का मतलब चलती है। तो इस बारे में ये जानकारी देता है। इनके तीन मेजर पॉस्टुलेट्स थे कह लीजिए, या तीन मेजर पॉइंट्स हैं। पहला, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी वेव फ्रंट बनेगी उसका हर पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। ये जो भी पॉइंट जितने भी, ये तो मैंने 3-4 बनाए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये नई डिस्टरबेंस के लिए फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे और इनको हम लोग सेकेंडरी वेव्स जैसे लिखा है यहां या वेवलेट्स के नाम से जानते हैं। तो वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है सबके सब फ्रेश सोर्स की तरफ काम करेंगे और उनका नाम दिया गया है सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स। अब ये जो यहां से डिस्टरबेंस चारों दिशाओं में निकलता है तो ये इनका कहना है कि हर दिशाओं में the secondary wavelets spread out all directions with the speed of light in the given medium। जो डिस्टरबेंस है इससे हर डायरेक्शन में आपका जो डिस्टरबेंस है वो स्प्रेड आउट होता है
और किस स्पीड से स्प्रेड आउट होता है, लाइट की स्पीड से होता है। तीसरी बात कि अगर इसी मीडियम में नई जगह हमको एक वेव फ्रंट चाहिए, तो जो हम यहां पर पहुंचे हैं, मतलब नई इससे जो डिस्टरबेंस पहुंचा है, उन सारे डिस्टरबेंसेस का हम फॉरवर्ड इन्वेलप ले लेते हैं, यानी कि एक कॉमन टेंजेंट खींच देते हैं, तो हमको नया वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट प्राप्त हो जाता है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा बना के। तो ये आप समझ गए ना, तीन मेजर चीजें हैं कि वेव फ्रंट पर सारे पॉइंट्स आपके फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे, उनको वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव्स आप बोलेंगे। दूसरी, सेकेंडरी जो वेवलेट्स होती हैं उनसे डिस्टरबेंस जो निकलते हैं वो सभी डायरेक्शन में जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट से। नया वेव फ्रंट आपको चाहिए, तो जो डिस्टरबेंस जहां पहुंचा है, जिस टाइम पे आपको चाहिए, वहां पर आप एक फॉरवर्ड एनवेलप या कॉमन टेंजेंट खींच देंगे। इसी बात को यहां बताया गया कि कैसे बनाते हैं। मान ये देखिए, यहां बना हुआ है ना, मैं आपको एक सिंपल समझाता हूं। ये मान लीजिए एक स्टेट, ये सेकंड वाले डायग्राम को मैंने लिया है, ये आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। अब आप ये चाहते हैं टी टाइम बाद ये वेव फ्रंट कहां पहुंचा, ये हमको पता चल जाए, यही तो हाइजेंस प्रिंसिपल बताएगा। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लीजिए और टी टाइम में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई स्पीड इनटू टाइम, है ना बेटा। तो क्या करोगे, स्पीड, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं अभी, तो स्पीड हो गई, किसी भी मीडियम की भी कर सकते हो, अगर वैक्यूम को कर रहे हो तो सी लिख दो, सी, और टाइम हो गया टी। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में वेव। यहां से सीटी, ये सीटी के बराबर का रेडियस मान के आप गोला बना लीजिए इसे। ये गोला बेसिकली इस फुटबॉल होता है, 3D पिक्चर है। ये गोला मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, रेडियस इधर कम इधर ज्यादा, लेकिन आप समझ जाइएगा। इस तरह से आप गोला बना लीजिए, क्योंकि जो मैंने पेन पकड़ा थोड़ा भागता है, पावर पॉइंट छोटा कर रखा है इसलिए। तो ये आपने ऐसे गोला बना लिया। ये सबकी रेडियस क्या है बेटा, सबकी जो रेडियस है वो सीटी के बराबर है। वैक्यूम में अगर किसी मीडियम में होगा तो वीटी लिख देना। अब ये जो नया डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा है, इन सबका एक कॉमन टेंजेंट बना दो, ये सीधी लाइन। अब ये जो बना वो न्यू वेव फ्रंट हो गया, बस काम खत्म। यही तो करना था, यही तो हाइजेंस प्रिंसिपल बता रहा है। तो इस तरीके से आप नया वेव फ्रंट बनाते हैं, और हाइजेंस प्रिंसिपल आपको बताता है कि भाई टाइम टी में नया वेव फ्रंट कहां पहुंचा है। और यहां पर ये जो जो बनाई है, ये सारी रेज होती हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो ये सारी आपकी हो गई रेज। तो आप समझ पाए ना, इस तरह से नया वेव फ्रंट बनाया जाता है। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पूछा जाता है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो यहां पर मुझे व्हाइट पे लिखना होगा, तो कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा है, ये इस डायग्राम को समझिए, रेडी कलर ले लो, मेरे ख्याल से ज्यादा वाइब्रेंट यहां पर लगेगा। तो ये देखिए, ये आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये प्लेनर ले ली है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। वो ये जो मीडियम है, ये देखिए, ये एक्स वाई जो लिखा है ना, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ लो, एक शीशा रखा है, मिरर। तो एक्स वाई क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहां पर ये प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट हिट करती है, तो मान लीजिए सबसे कोना इसका पहले हिट कर जाएगा, और ये बनाई हुई है रे, क्योंकि रे हमेशा 90 डिग्री पर होती है वेव फ्रंट के, इसलिए रे हो गई। ये पूरा 90, ये यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है। अब ये हिट करती है, हिट करने के बाद यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए ये एंगल आई है, कोई एंगल है, आई है, बढ़िया। अब यहां पर क्या हुआ, अगर ये एंगल आई है तो यहां पर देखिए, ये पूरा 90 था, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। ये क्या आ गया यहां पर, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और ये भी 90 नॉर्मल है, तो 90 में से 90 माइनस आई घटाओगे तो ये एंगल अगेन आई आ जाएगा। ये समझा रहे हैं आपको, ये आई है तो ये आई है, समझ गए होंगे मेरी बात। अब क्या होगा कि ये तो यहां से लड़ गई है, ये पॉइंट, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई है रे, लेकिन ये पॉइंट है, ये अभी टकराया नहीं है मिरर से, तो इसको टकराने में वक्त लगेगा। मान लीजिए टी टाइम बाद वो टकराता है, यहां से यहां तक पहुंचने का समय कितना लगा, टी, एसी कवर करने में टी टाइम लगा। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, तो अगर आप सीटी मान के चल रहे हैं इस वैक्यूम में स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही सीटी हो गया, मतलब डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, दिस डिस्टेंस इज ct। ये कौन सा, AC। अब इस ct के बराबर यहां इस पॉइंट को मानकर आप एक हेमीस्फीयर खींच देते हैं। ये देखिए, उसका एक आर्क बना हुआ है, ये हेमीस्फीयर, ये पूरा डोम टाइप बनता है ये
3D फिल्म है, 3D पिक्चर है। अब ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये भी आपने कैसे बनाया है, सीटी के बराबर। ये भी सीटी हो गया। अब यहां पे जो पॉइंट था, सी से कॉमन टेंजेंट आपने खींच दी। अब क्योंकि ये आप इस पे टेंजेंट खींचते हैं तो ये एंगल तो 90 हो ही जाएगा। तो ये बन गई आपकी रे, ये रे हो गई, और यहां पढ़ने के बाद दूसरी रे, तो ये, और ये हो गया डीसी आपका न्यू वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कह रहे हैं, बन गया, बढ़िया बात। अब हम देखते हैं कि ये जो और ये जो नॉर्मल हमने खींचा है, ये रे सपोज करिए आर एंगल बनाती है। अब ये आर है तो उसी तरीके से ये 90 माइनस आर हो जाएगा, और इस 90 में से 90 माइनस आर घटाओगे तो ये आर आ जाएगा। अब हमको ये प्रूफ करना आई बराबर आर, यही तो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, कलर को बदल लेते हैं, थोड़ा सा अलग लगना जरूरी है। तो अब यहां पे देखिए बाई कंस्ट्रक्शन बीडी, ये बीडी और एसी हमारा बाई कंस्ट्रक्शन बराबर है। अब ट्रायंगल एबीसी और डीसीबी में तो ए बी सी, और ये देखिए डी, ये डी हो गया, ये बी हो गया सी, ये दो ट्रायंगल की बात की जा रही है, ये दो ट्रायंगल की, उम्मीद है पकड़ पाए। अब बीएसी, ये देखिए ये जो ट्रायंगल है बीएसी, और दूसरा वाला सीडीबी, सीडीबी ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है। यहां पर हमने यहां पर इसको 90 डिग्री मेंशन कर दिया। आगे लेके चलते हैं पॉइंट को। अब दूसरा देखिए बीसी कॉमन है, ये जो बीसी आर्म है ये दोनों में कॉमन हो गई बेटा। अब AC इज इक्वल टू बीडी, ये जो AC थी यहां से यहां तक की, और ये जो BD थी यहां से यहां तक की, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से दोनों को बराबर कर दिया है, ये देखिए, तो बाय कंस्ट्रक्शन कह दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, यहां पर देखिए RHS वाला क्राइटेरिया लगा, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट, तो CPCTC से आप जानते हैं हर पार्ट उसका कॉन्ग्रेंट होता है। तो ये ABC यानी ए एंगल, और यहां से जो लिखा है DCB, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, और ये I बराबर R है तो ये I बराबर R हो गया। यही आपने प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्शन का लॉ ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी, इसको भी पकड़ लीजिए। अब अगली बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब रिफ्रैक्शन को हम लोग यहां पर समझाएंगे। तो ये XY, ये एक इंटरफेस है, यहां ऊपर एक अलग मीडियम है, मीडियम 1, और नीचे मीडियम हमने दूसरा ले रखा। पहला वाला जो मीडियम है रेयर है, मान लिया है, और दूसरा वाला डेंसर, किसी को रेयर किसी को डेंसर मानना पड़ेगा। V1 की वैल्यू क्योंकि रेयर में ज्यादा होती है स्पीड, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, ये हमको पता है। अब एक प्लेनर वेव फ्रंट हिट करती है यहां पर, और ये रे हो गई जैसा आपने पीछे सीखा था। अब ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर क्या होगा, ये जो रे है ये दूसरे मीडियम में इंटर करना चालू कर देगी, रुकेगी तो है नहीं यहां पर, और जब तक ये B से C तक पहुंचने में इसको कुछ वक्त लगेगा, मान लीजिए टाइम T लगा, तो इस टाइम T में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, V1 इंटू टी, अगर स्पीड V1 मान लेते हैं इस मीडियम में, तो उस टाइम में ये इस दूसरे मीडियम में कितनी डिस्टेंस चली है, क्योंकि इसमें तो स्पीड अलग है, V2 स्पीड है, तो इसमें डिस्टेंस हो गया V2 इंटू टी। तो आप इसको सेंटर मानकर एक हेमीस्फेयर खींच देंगे V2 इंटू टी के रेडियस का, ये खींच गया हेमीस्फेयर, और इस C पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे आप इस तरीके से। तो ये आपका नया वेव फ्रंट मिल गया। ये देखिए रे है सीधे जा रही है, और यहां वाली रे जो जाएगी वो तो जाइबे करेगी, ये 90 डिग्री हो गया, तो दिस इज द रे। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये एंगल आई था जैसा आप समझे, और याली जो रे बना रही थी एंगल आर, ये अगर आर है तो ये देखिए 90 है, तो ये 90 माइनस आर, तो ये आर, तो ये भी आर हो गया, ये आई और ये आर। अब देखिए प्रूफ करते हैं, हमें प्रूफ करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये कांस्टेंट, इस यही स्नेल्स लॉ होता है या रिफ्रैक्शन का लॉ है। दूसरा BC इज इक्वल टू V1 इंटू टी, बाई कंस्ट्रक्शन देखिए, BC की वैल्यू कितनी है V1 इंटू टी, और AD कितना है, ये A से D तक V2 इंटू टी। इन राइट ट्रायंगल ABC, अब ये देखिए ABC, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें साइन आई ले लीजिए, ये आई है, तो आप जानते हैं साइन आई ले में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये BC परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज AC हो गई, तो ये BC अपॉन AC, ये साइन आई हो गया। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ADC, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इसमें साइन R ले लो, तो परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेन्यूज ये रहा AC। अब साइन आई अपॉन साइन R लगा दो यहां पर, तो ये वैल्यू हो गई देखिए BC अपॉन AC, और ये हो गया AD अपॉन AC। अब ये AC कट गया, देख पा रहे हैं आप, तो ये वैल्यू आ गई BC अपॉन AD। BC की वैल्यू कितनी थी, V1 इंटू टी, यहां पर निकाल के दिखाया है, ये BC की वैल्यू V1 इंटू टी,
और एडी की वैल्यू V2 इंटू टी। ठीक, अब ये टी भी कट गया तो V1 अपॉन V2 आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और ये आपने, ये बड़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इस पर टाइम भी दिया है। उम्मीद करते हैं बात आप सीख पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इस पे अक्सर आपको सवाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा एंड V चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन होता है तो लैम्डा और V चेंज होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन रिफ्रैक्शन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें म्यू की, तो C बाई V होता है, इसको भी याद करके रखिए। अब बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट, अगर इन पे प्लेन वेव फ्रंट पड़ती है तो उस वेव फ्रंट का शेप कैसा हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले 10 सालों में, इसलिए मैंने पिकअप कर लिया है। ये देखिए प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म पे अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट आप डलवा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद भी वो प्लेनर वेव फ्रंट बनी रहती है। ये रेज आप जान रहे हैं इस तरह डाइवर्ट होती है, उसके परपेंडिकुलर 90-90 खींच दीजिए तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल जाती है। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये प्लेनर वेव फ्रंट थी, ये रेज है 90 डिग्री पर, जैसा आपसे बातचीत अभी हुई, ये कन्वर्ज करती है रेज, तो यहां पर आप एक जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा इस टाइप का होगा, क्योंकि ये सेंटर हो गया उसका, इस तरह से सर स्फीयर बन जाएगा, तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। यहां पे बात करें प्लेनर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो ये रेज यहां कन्वर्ज करती है, तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आए तो बना पाए आप जिससे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, तो सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर किसी मीडियम में एक वेव जाती है जैसे, तो वो डिस्प्लेसमेंट देती है y1, और उसी मीडियम में दूसरी वेव जा रही है, मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट दे रही है y2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाता है, उन दोनों का वेक्टर सम y1 प्लस y2। तो ये आप इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, ये जो डेफिनेशन थी किताब की, इसी को मैंने तोड़ तोड़ के यहां लिख दिया जैसे आप समझ पाए। जैसे दो लाइट वेव्स आपको चाहिए जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, और उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइटनेस मिल जाती है, और कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी यानी अंधेरा मिल जाता है, डार्कनेस मिल जाती है। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इस फिनोमिना को, इस घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जाता है। समझे, इंटरेस्टिंग है। तो ये डेफिनेशन थी, ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे एग्जामिनेशन में। दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी, जिसको अभी हम कोहेरेंट वेव्स भी बोलेंगे, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम, यही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था बड़ा यूनिक था, इसलिए बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, और जो फिजिक्स के टॉप 10 एक्सपेरिमेंट है उनमें से एक माना जाता है। तो 1801 में 1801 में थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी, सोडियम वेपर, ये जो स्लिट ले रखी, ये जो वेपर लगाया होगा, ये स्लिट बनाई है। स्लिट की विथ 1 मिलीमीटर, ये यहां से देखिए, ये सोर्स है सोडियम लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ये स्लिट जो है S1 मिलीमीटर, S1 S2, फिर दूसरी दो स्लिट बनाई, क्योंकि दो लाइट सोर्स चाहिए कोहेरेंट। इनका जो डिस्टेंस था यहां से 10 मीटर था, इनकी विड्थ कितनी थी, 0.3 मीटर, ये लिखी हुई है। और सेपरेशन बिटवीन S1 S2 कितना था, D 2 मिलीमीटर, और स्क्रीन रखी थी 2 मीटर दूर इससे। तो क्या देखा यहां पर, सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिली, बगल में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके ये पैटर्न मिला। इसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही है। अब इसमें ये तो हमने आपको समझाया कि आपको फील आ जाए, उसके बाद ये होता है कि किस जगह कितनी इंटेंसिटी मिल रही है। जैसे यहां पर भाई, इस जगह अगर आप जानना चाहें कि अंधेरा है कि उजाला, या कितनी इंटेंसिटी, तो कैसे जानेंगे, उसी के लिए फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, ए स्क्वायर, यानी ए का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कैपिटल A1 स्क्वायर, A1 A2 क्या है,
फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड और A2 है सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और फाई क्या है? जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, और जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये पकड़े रहिए। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई हो गया, ये भी काम खत्म इंटेंसिटी। और ये जो टर्म कहलाता है 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, इसको इंटरफेरेंस टर्म बोला जाता है। तो इंटरफेरेंस टर्म जो होता है यही बदलता है। कुछ और फॉर्मूले जो सीधे एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, अगर दोनों इंटेंसिटी इक्वल हो जाए, जो दो सोर्स हैं आपके पास S1 S2, इनसे भी इंटेंसिटी आई नॉट हो जाए, सपोज करिए इससे भी आई नॉट हो जाए, तो क्या होगा? तो यही फॉर्मूला रिड्यूस होकर ये बन जाता है, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। और दूसरा फॉर्म इसमें इस तरह से भी कुछ किताबें रेफरेंस बुक लिखती हैं, I मैक्स cos स्क्वायर 5/2, जहां पर 4I0 को इन्होंने I मैक्स से चेंज कर दिया। ठीक, तो ये फॉर्मूले भी याद रखिएगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपके। फिर आता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर ब्राइटनेस है, उजाला है ज्यादा मैक्सिमम, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो कहां कहां मिलेगा? जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इवन यानी कि डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है 2n पाई होगा, तो वहां मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी। पार्ट डिफरेंस में बात करते हैं तो λ/2 का इवन मल्टीपल, किताबों में केवल n लैम्डा लिखा होता है, मैंने इसको 2n इंटू λ/2 कर दिया याद रखने में आसानी के लिए। तो λ/2 का इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। और पाथ डिफरेंस जिसे आप ये किताबों में जो लिखा रहता है डेल्टा पी, यानी पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो, n की वैल्यू 012। ये देखिए पाथ डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो दूरी की बात करते हैं, जब फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो एंगल की बात करते हैं। इन दोनों में रिलेशन भी होता है, ये भी जान लीजिए। ये फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इसको याद रखिएगा, इसमें सवाल आते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, जहां पर अंधेरा मिलता है, मैक्सिमम डार्कनेस मिलती है, तो फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, यानी डेल्टा फाई की वैल्यू 2n-1 इंटू पाई, या पाथ डिफरेंस में λ/2 का ऑड मल्टीपल 2n-1 λ/2, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 स्टार्ट है। कई बुक्स में क्या करते हैं, यहां पर ऐसे लिखा मिलेगा, हो सकता है आपने वो किताब पढ़ी तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ऐसे ये भी ऑड मल्टीपल देता है, बस यहां आपकी वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यही चीज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये भी ऑड मल्टीपल, ये भी, तो मैंने इस तरह से, ये बेहतर रहता है इस तरह से ऑड मल्टीपल पकड़िए। और जैसे मैंने बताया पाथ डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस और फेज डिफरेंस का मतलब एंगल। तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो डेल्टा फाई 2n पाई, या डेल्टा पाथ डिफरेंस n लैम्डा या 2n λ/2, n की वैल्यू 012, डिस्ट्रक्टिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? टू सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी के आपको मिलने चाहिए सोर्सेस, और उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कोहेरेंट सोर्सेस है, अदरवाइज नहीं है। तो इनकोहेरेंट क्या हो गए? जो कोहेरेंट ना हो, नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हमारे नेचर में कोहेरेंट सोर्सेस नहीं मिलते हैं, हमको लेबोरेटरी में बनाने पड़ते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अब लिखा है नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। अब ये पूछा जाता है कि जब आपका इंटरफेरेंस होता है तो उसमें कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए क्यों पड़ती है। सोर्सेस हमारे पास दो प्रकार के होंगे, कोहेरेंट या इनकोहेरेंट, यही होंगे। कोहेरेंट का मतलब होता है फाई रिमेन्स कांस्टेंट, आपको बताया है कि सेम फ्रीक्वेंसी के बाद उनके बीच का कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या जीरो हो। तो जब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई लिखेंगे, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई की वैल्यू +1 होगी। जब +1 रख दीजिएगा तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होके अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जहां पर मिनिमम होगी cos फाई -1, ये अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या होगा, क्योंकि ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो I मैक्स और I मिनिमम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उस जिस जगह पे ये बन रहे हैं टाइम बीतने के साथ साथ वो बदलेंगे नहीं, तो आपको इंटरफेरेंस दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, अगर आप इनकोहेरेंट सोर्सेस ले लेते हैं, फाई कांस्टेंट नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि ये इसमें cos फाई की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो 0 पुट कर देंगे तो I इक्वल टू n प्लस I2, यानी यहां इंटरफेरेंस नहीं होगा। पूरी लाइट में जो राइट है वो I1 प्लस I2 जैसे आपको दिखाई पड़ेगी, इसलिए आपको कोहेरेंट सोर्स की जरूरत होती है। बढ़िया। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में अगर हम पार्ट डिफरेंस की बात करें, यानी ये S1 S2 है, यहां से
कोई पॉइंट हमने P ले लिया है और x उसका पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस ये सेंटर से x दूरी पर है, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा xd अपॉन डी। डी है स्क्रीन का डिस्टेंस और स्मॉल डी होता है स्लिट के बीच का डिफरेंस। इसको याद रखिएगा, जब सवाल पलट के दिए जाते हैं तो इसी से कर पाएंगे। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, कहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, तो एन डी लेमडा अपॉन डी, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस 2n माइनस 1 डी लेमडा अपॉन 2 डी, एन की वैल्यू 1 2 3 4। ये डार्क और ब्राइट कहां मिलेंगी। फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, बीटा इजिकल टू डी लेमडा बाई डी, ये फ्रिंज विड्थ हो गई। तो बीटा देखिए यहां पर जो फ्रिंज की चौड़ाई है, काला पट्टी या सफेद पट्टी जो मिल रहा है उसमें एन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है सारी फ्रिंज विड्थ सेम विड्थ की मिलेंगी इंटरफ्रेंस में, चाहे पहली हो चाहे 10वीं हो। और डी शुड बी, ये डी कैपिटल डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और स्मॉल डी छोटा, जिससे कि हमारा बीटा आसानी से आप देख सको, विजिबल हो। अब सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि यहां पर अगर मान लीजिए ब्राइट फ्रिंज है तो समय बदलने के साथ ब्राइट फ्रिंज बनी रहे, और अगर डार्क है तो समय बदलने या बीतने के साथ डार्क बना रहे, यानी जो है वही बना रहे, उसी को आप बोलते हो सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस पैटर्न। सिंपल सी ये बात होती है। सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस पैटर्न की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये पूछी जाती हैं कि कंडीशंस बताइए। तो दो लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए तभी इंटरफ्रेंस होगा, ये भी इसकी कंडीशन है। साथ में फॉर ए बेटर कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, एम्पलीट्यूड दोनों के सेम होने चाहिए, उससे आपको कंट्रास्ट बेटर मिलेगा, कालापन ज्यादा सफेदपन ज्यादा, और सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, डी स्मॉल डी छोटा और कैपिटल डी बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस की। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें तो यहां पर देखिए सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनती है और कहां कहां फिर ये देखिए ब्राइट यहां बन रही है, तो ये आपको डार्क यहां बन रही है, तो ये आप सारी ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी यहां पर सेम होता है और सारी डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी कह लीजिए अंधेरा वो भी सेम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये इंटेंसिटी ग्राफ आपसे पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफ्रेंस, ये आपसे पूछा जाता है कि जब इंटरफ्रेंस पैटर्न होता है तो वहां क्या कंजर्व होती है एनर्जी, आंसर है कंजर्व होती है। जहां पर डार्कनेस है वहां से एनर्जी निकलकर ब्राइटनेस वाली जगह पर ऐड हो जाती है, इतना होता है। तो अगर इंटरफ्रेंस होगा तो ये देखिए आई मैक्स की वैल्यू हो गई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आई मिनिमम। इंटरफ्रेंस में इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के आधा कर दिया कि आई एवरेज इंटेंसिटी कितनी है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आई एवरेज की वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल निकल के आती है, तब जब इंटरफ्रेंस हो रहा है। और जब इंटरफ्रेंस नहीं होता है तो आई इजिकल टू आई1 प्लस आई2 होता है, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो देखिए एनर्जी का मामला तो इंटरफ्रेंस जब हो रहा है और जब नहीं हो रहा है दोनों केस में सेम है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। अब यहां पे कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम मिनिमम, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे सवाल आते हैं। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अंडर रूट आई1 प्लस अंडर रूट आई2 अपॉन अंडर रूट आई1 माइनस आई2 का होल स्क्वायर या a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और ये स्लिट की विड्थ ऑफ टू स्लिट है, ये क्या होता है i1 अपॉन i2 के रेशियो के बराबर होता है, या i1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर के। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब भी किसी लाइट के सामने हम कोई ऑब्स्टेकल लगाते हैं, मान लीजिए ये लाइट है, ये लाइट और ये ऑब्स्टेकल है, तो यहां पर जब लाइट पड़ती है तो शैडो एरिया में, यानी जानी सीधी चाहिए लेकिन हल्की सी ऑब्स्टेकल की तरफ घूम जाती है, ये जानी सीधी चाहिए, हल्की सी डाइवर्ट हो गई। तो ये जो डिविएशन है, इसी डिविएशन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये वेव फिनोमिना है तभी मुड़ रहा है, रे होता तो मुड़ता ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट था, दो रेजर ब्लेड को रखेंगे और किसी जो बल्ब अगर सीधा फिलामेंट है एक कलर का उसको देखेंगे तो इस तरह से पैटर्न आपको दिखता है। यहां भी ब्राइट फ्रिंज बहुत चौड़ी सेंटर में, बाकी वही पट्टियां जैसे इंटरफ्रेंस में वैसे दिखती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। अब डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, क्योंकि देखिए इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में मेजर फर्क क्या होता है कि इंटरफ्रेंस में दो स्लिट्स होती हैं, दो सोर्स चाहिए हमको, और इंटरफ्रेंस में एक ही स्लिट, सिंगल स्लिट से आपके पैटर्न बनता है। तो यहां पर जैसे सिंगल स्लिट लिखा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सिंगल स्लिट हो गई, और यहां से किसी भी पॉइंट P पर आपको अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, P इज इक्वल टू a sin थीटा। a है इसके बीच का अपर्चर कह लीजिए, और थीटा है यहां से सीधी लाइन मिला दीजिए, ये देखिए दिस इज थीटा, हॉरिजॉन्टल से ले देंगे तो a sin थीटा। अब डायरेक्शन सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, ये यहां पर इंटरफ्रेंस से उल्टा होता है, तो 2n
2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2a, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा अपॉन 2a का कहानी देगा मैक्सिमा, और इवन मल्टीपल लेमडा बाई 2a का देगा आपको मिनिमा, इंटरफेरेंस से उल्टा। एंगुलर लीनियर विड्थ, एंगुलर का मतलब एंगल्स में, लीनियर मतलब जब आप स्क्रीन पे नापते हैं, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, सेंट्रल मैक्सिमा इतनी बात करें, एंगुलर ये 2 थीटा, तो 2 थीटा होता है 2 लेमडा अपॉन ए। लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, यहां चौड़ाई जब नापेंगे तो बीटा नॉट हो जाएगा 2d लेमडा अपॉन ए, ये चौड़ाई यहां। लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा होता है डबल चौड़ा, बाकी इसके अलावा जो मैक्सिमा मिलते हैं वो डी लेमडा अपॉन ए होते हैं। तो यहां पे देखिए बीटा नॉट यानी सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डबल चौड़ी होती है, बाकी जो ब्राइट फ्रिंज मिलती हैं आपको। और एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा डैश लेमडा अपॉन ए, इसको भी याद रखें आप। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे बहुत तेजी से, इंटेंसिटी सेंटर वाले की तो मैक्सिमम होती है, बाकी बहुत तेजी से ड्रॉप होता है इंटेंसिटी, जबकि इंटरफ्रेंस में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये इंटेंसिटी कर्व जो है वो याद रखिएगा, इंटेंसिटी नॉट सेम, लगातार घटती है। ये इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का फर्क है, डिफरेंस। तो इंटरफ्रेंस में क्या होता है, मैं कलर बदलता हूं जिससे थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा हो, कि इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट, क्योंकि दो सोर्सेज हैं तो उनकी दो डिफरेंट वेव फ्रंट से टकराकर इंटरफ्रेंस होता है। यहां पर क्या होता है, एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से मिलकर डिफ्रैक्शन होता है, सेम वेव फ्रंट उनका डिफरेंट पार्ट से। ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ, ब्राइट और डार्क वाली इक्वल विड्थ की बनती है। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट वो डबल चौड़ी होती है सेकेंडरी मैक्सिमा से। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम इंटेंसिटी, जितनी ब्राइट फ्रिंजेस है सेम इंटेंसिटी की है, और यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है। जो सेंट्रल ब्राइट है सबसे ज्यादा ब्राइट रहती है, बाकी सब कम होती जाती है बहुत तेजी से। रीजन्स ऑफ डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क, यहां पर जो डार्क रीजन से परफेक्टली डार्क मिलते हैं, यहां परफेक्टली डार्क आपको नहीं मिलते हैं। एट एन एंगल लेमडा बाई डी वी गेट ए ब्राइट फ्रिंज, यहां उल्टा होता है, एट एन एंगल लेमडा बाई ए वी गेट द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो ये टू नैरो सेपरेशन, तो यहां पर इसका उल्टा है, लेमडा बाई डी पर एंगल की बात करें तो ब्राइट, और यहां आपको डार्क मिल रहा है। ये मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। अब क्या है कि समय कम है तो आपको वैसे ही क्वेश्चन लगाने चाहिए जैसे जिस पैटर्न के एग्जाम में आते हैं, उसको देखते मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं 12th पीसीएम 12th पीसीबी के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं, 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो आसानी से लगा भी सकते हैं। ये फुली सॉल्व है, सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी निचोड़ है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और लेटेस्ट ट्रेंड का निचोड़। तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपकी काफी मदद कर देंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, लेकर लगाना शुरू कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।